Okay, am I audible to everyone? Naga, Vaishnavi, Hitesh, Yes, sir. Pragati, Sanchita, Yes, sir. Nihi. Yes, Okay. मनीष, दनीश, आप लोग वीडियो ऑन रखो यार. एवरीवन प्लीज वीडियो ऑन करो, मुझे देखने दो आप लोगों को. या ठीक है, चलो. सबको याद है पिछले टॉपिक में हम लोग ने क्या सीखा था? पिछले लेक्चर में हमने पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट सीखा. सब लोग ने पढ़ लिया क्या यहाँ तक? yes, sir. Yes, sir. यस, Yes, सब sir. लोग ने पढ़ लिया 100%. ओके, Yes, sir. तो अपन आज इसके आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. पहले ना वो पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैं वापस एक बार समझा देता हूं आपको. ठीक है, देखो, अगर आपको किसी ने ये इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया जिसमें एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया, तो और अगर आपको पूछा कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर अप्लाई कौन करेगा, आपको पता है ना पावर अप्लाई कौन करेगा? पावर अप्लाई ना Battery. इतना तो कॉन्सेप्ट हमारे पास है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर बैटरी पावर अप्लाई कर रहा है तो बैटरी कितना पावर अप्लाई करेगा? तो अगर किसी ने आपको ये पूछा कि एक बैटरी कितना पावर अप्लाई करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पावर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट कितना अप्लाई करेगा. ओके ओके, क्योंकि हम लोग ने Yes, सीखा sir. था ना, पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम. एकदम बेसिकली मैंने बताया था आपको. देखो, इसका पावर, ये आदमी का पावर और ये आदमी का पावर कैलकुलेट किया है हमने, राइट? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. और अगर का बेसिक डेफिनेशन इज वर्क डन पर यूनिट टाइम अगर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग ये वर्क डन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क डन. ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग. इसको मैकेनिकल वर्क बोलते हैं या फिर नॉर्मल कोई भी वर्क बोलेंगे डब्ल्यू को. और इसको कौन से नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क. इलेक्ट्रिकल वर्क कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Charge. Charge. क्लियर है यहाँ तक? 100%. तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, Q by T को I बना दिया और पावर का फाइनल फॉर्मूला आ गया V into I. तो हमेशा याद रखना, पावर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना होता है? V into I. I. एवरीवन, किसी को डाउट है कॉन्सेप्ट में? मैं आगे बढ़. No doubt, sir. No doubt. No doubt, sir. कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बोलो. प्लीज रेज हैंड. कम ऑन. सर हाँ बोलो. सर इसमें देखो, ये जो पावर एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें P इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी लिखा है ना. थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो प्लीज. इसमें ये जो फॉर्मूला है ना, P इक्वल टू V इंटू आई. P is equal to V into I. हाँ हाँ, उसके ऊपर देखो ना, P इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी लिखा है. वो क्यों लिखा है? ये क्यों लिखा है? हाँ, ये समझाएं, ये क्यों लिखा है समझाएं. पक्का नहीं समझा? डाउट है उधर भी. ओके, ये समझाए, ये क्यों लिखा है समझाएं. हाँ, क्यों पावर लिखा का फॉर्मूला है वो, वर्क डन पर यूनिट टाइम. है? हाँ, इतना तो आपको पता है. पावर का फॉर्मूला वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया था. कोई भी आदमी हाँ. कोई भी चीज का पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो कितना वर्क डन करता है एक पर्टिकुलर टाइम में, इसको हम लोग पावर बोलते हैं ना. तो ये जो हम लोग को देखो, टॉपिक का नाम क्या था? पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट था. ये समझना था कि अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना पावर है. हाँ. तो पावर का फंडामेंटल फॉर्मूला होता है पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. पावर का फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया. अब नेक्स्ट है कि क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन है? क्या हमको इलेक्ट्रिकल, ये देखो, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, तो हमको कौन सा वर्क डन लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन लेना पड़ेगा. कोई भी वर्क डन नहीं ले सकते ना हम लोग. वर्क डन रिप्लेसमेंट भी होता है. बहुत सारे वर्क डन होते हैं. वर्क डन इज k into x into x square, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्क डन होते हैं. हाफ into k x square, अलग अलग वर्क डन होते हैं. लेकिन समझना, हमको यहाँ पे कौन सा वर्क डन लेना है? हमको इलेक्ट्रिकल वर्क डन लेना है. मेरा लॉजिक क्या बोलता है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है. क्या? पोटेंशियल डिफरेंस का. इलेक्ट्रिकल वर्क. याद रखो, जब भी आपको इलेक्ट्रिकल वर्क की बात किया जाता है, आपको क्या लेना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिकल वर्क
पर यूनिट चार्ज। एक पर्टिकुलर चार्ज को, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है W/Q, और ये पता है कि ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो मैं क्या करूंगा, ये Q को यहाँ पे ले लूंगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला भी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W/Q। ये है ना मैडम, मेरे को ये है ना, तो मैंने क्या किया, ये वर्क डन को W/Q लगा दिया। नहीं समझा क्या बेबी? समझा। ये V/Q करने का मेन रीजन इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन की तो कहाँ से मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल। अब समझा? ओके। अब देखो, अब ये इसको V/Q को अगर मैंने V/Q को अलग करके लिखा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ही है ना बीच में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो या ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। ओके ओके। 2 × 3 डिवाइडेड बाई 5 को अगर मैंने 2 × 3/5 लिख दिया तो आप गलत बोलोगे क्या? नहीं नहीं ना, तो वही नहीं। V को अलग कर दिया, मतलब Q/T को साथ में लिख दिया। ओके ओके। अब ये आप बोलोगे काय को लिखा, ऑब्वियसली इसके पीछे रीजन क्या है कि Q/T का एक अलग सा फॉर्मूला है ना अपने पास, I। हाँ, करंट इज व्हाट, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से ये पूरा Q/T कन्वर्ट हो गया किसमें, V/I। समझा? ओके। तो जब भी मैं आपको इलेक्ट्रिकल पावर का वैल्यू पूछूंगा, कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल पावर आपको अप्लाई करना होगा, तो आपको हमेशा P = V × I वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना चाहिए। ओके ओके। अभी डाउट है किसी को ये टॉपिक पे? नो। मैंने जब भी आपको पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट शुड बी P = V × I। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्या करना, मेरे साथ ही लिखना स्टार्ट कर देना। वो फर्स्ट पेज अपने ब्लैंक छोड़ा था, याद है? वहां पे लिखना। यस सर। चलो, या फिर मैं भी यहीं पे लिखना चाहिए। चलो, लिख लिया सब लोग ने? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम पढ़ो, आज के पहले सबसे पहला टॉपिक का नाम पढ़ो सब लोग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सब लोग, बाकी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किधर है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आपका टॉपिक का नाम है।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो इसको समझते हैं, इसको आराम से समझते हैं, ध्यान दे सब लोग यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि कभी कभी आप वायर के ऊपर हाथ लगाते हो और वो वायर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो गर्म होता है? आप कभी भी देखो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नॉर्मली एक वायर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक वायर, नॉर्मल वायर है ये, और जब जैसे ही हम लोग इसके ऊपर से करंट फ्लो करा देते हैं ना, तो क्या हो जाता है, उसके आजू बाजू में हीट, आजू बाजू में मतलब क्या, वो पूरा जो वायर है वो क्या होता है, हीटअप हो जाता है। नॉर्मली वायर हीटअप नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही करंट पास होता है उसके ऊपर से, ठीक है, वायर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। अब इसके पीछे पता है रीजन है एक, इसका रीजन क्या है, देखो मैंने आपको बताया था ना, ये अगर हमारा मैटर है, मैटर के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं, राइट, एटम्स होते हैं। Yes. और हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं। Yes. जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट में भागने की कोशिश करेगा, Yes. है ना, ऐसे ही भागेगा ना इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, करंट ऐसे ही भागेगा, तो करंट ऐसा भागना स्टार्ट कर देगा। किसी को यहाँ तक Yes. सबको समझ गया ना? तो करंट Yes, sir. भाग रहा है, तो क्या मिलेगा इसको, बेसिकली ये एटम्स की वजह से इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, एटम्स और इसके जो मिलेगा। ये नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, इसको रेजिस्ट करेंगे ना, है ना? Yes. जैसे ही रेजिस्ट करेंगे, उनके बीच में कोलिजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन समझो ये दूसरे एटम के साथ कोलाइड कर रहा है, तो ये अपना एनर्जी को लूज करता है, और जैसे ही ये चीजों का कोलिजन होना चालू होता है, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन, इलेक्ट्रॉन टू एटम कोलिजन, तो जैसे ही चीजें कोलाइड होता है, टकराते हैं एक दूसरे से, वैसे ही हीट निकलना चालू हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए नॉर्मल अगर कोई भी वायर होगा आपके पास, नॉर्मली कोई भी अगर वायर होगा, जैसे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी एक वायर है जिसके वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसको आप टच करो तो वो हीट, नो हीट, यहाँ पे नो हीट जनरेशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो ही नहीं हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन कोलॉइड नहीं होगा, तो कैसे हीट जनरेट होगा? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होना चालू हुआ, जैसे ही करंट फ्लो होना चालू हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चालू हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिला, ऑपोजिशन मिला। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, इलेक्ट्रॉन देखो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से भागता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है, तो जब इतने स्पीड से भाग रहा था और बीच में उसको कोई ऑब्स्टेकल मिल रहा है, तो क्या करेगा, बहुत जोर से टकराएगा वो, राइट, और ये यहाँ प्रोड्यूस करेगा, ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। थोड़ा सोचो और मुझे बताओ, ये अंदर जो जा रहा है, ये अंदर जो जा रहा है, ये, इसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलूं तो आपको प्रॉब्लम है क्या? इलेक्ट्रिक करंट जो अंदर जा रहा है, उसको अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलूं, जो एनर्जी अपने इलेक्ट्रॉन के पास है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलूं, तो किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। No, sir. राइट, सबको यहां तक समझ रहा है। और जो यहाँ पे रिलीज हुआ, अगर इसको मैंने हीट एनर्जी बोला, अगर मैंने इसको क्या बोला, हीट एनर्जी बोला, Heat energy. प्रॉब्लम है क्या? No. देखो मैं वापस बता रहा हूँ, नहीं। मैं वापस बता रहा हूँ, ये जो अंदर भाग रहा है ये है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये जो बाहर एमिट हो रहा है ये है हीट एनर्जी। यहां तक क्लियर है सब कुछ? Everyone, am I audible? Everyone, am I audible? Omkar, I think I'm stuck. Am I audible? Sir, you are audible now. Now you are audible. Now you are audible. I think I'm stuck. Yeah, am I visible and audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी चल रहा है, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. नो सर। ओके, सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे। सी अगर ये जो करंट अंदर भाग रहा है,
ये जो करंट अंदर जो भाग रहा है, ये एनर्जी, इसके पास जो एनर्जी है इसको मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो बाहर हीट निकल रहा है, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है हम लोग हीट को फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं, या फिर दुनिया में एनर्जी किसको बोलते हैं। देखो, जो भी चीजें को मास नहीं है जिसके पास, और जिसको रखने के लिए जगह नहीं लगता है, दैट इज वो मैटर नहीं है, उसको आप एनर्जी कंसिडर कर सकते हो। हीट के पास मास है क्या? जब भी आपको गर्म होता है कहीं पे, आप बोल रहे हो हीट ज्यादा है, तो क्या उसके पास कोई मास है? नहीं, राइट। हाँ, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भले इलेक्ट्रॉन का मास होता है लेकिन वो काफी नेग्लिजिबल होता है, तो वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, वो दैट इज ड्वेल नेचर, उसको जाने दो। बोलने का मतलब क्या है कि हमारा हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग बोलेंगे हीट एनर्जी, और ये जो करंट भी, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या मुझे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी की नहीं? है ना? यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रहा है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर के अंदर से फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, and this conversion of electrical energy into heat energy is called as heating effect of electric current। अब ये नाम समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? नाम पढ़ो, क्या टॉपिक का नाम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब क्या? हीट हो रहा है। क्या हीट हो रहा है? हमारा वायर हीट हो रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट, अच्छा किसकी वजह से हीटिंग हो रहा है? ये हीट गैस की वजह से हो रहा है? नहीं, गैस तो नहीं, हम लोग का हीटिंग इफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से? electrical current। So what is heating effect of electric current? Heating effect of electric current is nothing but the conversion of, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, heating effect of electric current is nothing but the conversion of electrical energy into very heat good, energy. very good, the conversion of electrical energy into Heat energy. heat energy, very good, the conversion of electrical energy into heat energy is called as Heating effect of Heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबको समझ में आया मैं क्या बताया अभी? हाँ, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ मैं। अगर आपके वायर के अंदर से या फिर कोई भी मटेरियल के अंदर से करंट फ्लो होगा, अगर आपके कोई भी मटेरियल के अंदर से करंट फ्लो होगा, तो मटेरियल हीट हो जाता है। वो क्यों हीट होता है? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, और वो हीट हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बंद करो सृष्टि, हितेश, यू गाइस लिसन, अभी मत लिखो, ये सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं आपके पास, आपको अभी मिल जाएगा, ये बाद में आराम से लिखो। अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, इसको बोलते हैं। मतलब कुछ वायर्स के अंदर, जब भी वायर्स के अंदर करंट फ्लो होगा तो वो हीट अप हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ, बोलो इसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ Electric current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current. सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. समझ में आया? So what is the heating effect of electric current? What is heating effect of it? The conversion of electric energy energy into heat energy. Yes, the conversion of electrical energy into Heat energy. Heat energy. डायग्राम याद आना चाहिए। The conversion of electrical energy into heat energy. Heat energy. Heating effect of electric current, नाम से ही समझ जाता है ना? The conversion of electrical energy into heat energy is called as heating effect of electric current। सबको समझा? Yes, sir. नेक्स्ट टाइम आप कोई भी वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो आपको डाउट आएगा कि यार ये वायर गर्म क्यों है? आपको डाउट आएगा, ये आएगा क्या? नहीं, अब नहीं आएगा। आपको नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि अभी इसके अंदर रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहे हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एमिट हो रहा है बाहर हीट के फॉर्म में। समझा?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये टॉपिक को टिक करो, किच टॉपिक को टिक करो। अगले टॉपिक का नाम लिखो सब लोग, नाम पढ़ो सब लोग, क्या है? Calculation of heating effect of electric current. Calculation of heat in heating effect of electric current। इसका एक और नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ध्यान दो, टॉपिक का नाम ध्यान दो सब लोग। सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक को सीखने के लिए होता है उसका नाम, ठीक है? तो ये नाम ही बहुत कुछ रिवील कर देता है कि हम लोग टॉपिक में क्या सीखने वाले हैं। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको। अगर ये मेरा एक वायर है, इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, मतलब मैं वायर बना ही क्यों रहा हूं, मैं सीधा रेजिस्टेंस बनाता हूं। अगर ये मेरे पास वायर है और वायर का खुद का कुछ क्या है, रेजिस्टेंस है, इसके अंदर से अगर करंट फ्लो होगा तो क्या यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? Heating हीटिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट। ये सबको पता है यहाँ तक? ओके फाइन। Yes. अब मुझे पता करना है कि अगर मेरा कितना करंट फ्लो हुआ तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 1 एम्पियर का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है? हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो समझो अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ तो उसकी वजह से कितना जूल्स ऑफ हीट रिलीज होगा, या फिर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ तो उसकी वजह से कितना हीट रिलीज होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये टॉपिक में हम लोग देखो, टॉपिक का नाम क्या है? कैलकुलेशन। टॉपिक का नाम क्या है? कैलकुलेशन। अच्छा, किसका कैलकुलेशन करने वाले हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ हीट। हम लोग हीट कैलकुलेट करने वाले, कितना हीट रिलीज हो रहा है ये कैलकुलेट करने वाले। किसकी वजह से? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है ना टॉपिक का मतलब? समझ में आ रहा है ना सबको? हम लोग अभी क्या करेंगे कि अगर थोड़ा सा करंट, इतना समझो मैंने कुछ करंट का वैल्यू दे दिया, तो अगर इतना करंट फ्लो हुआ तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये आप यहाँ पे बैठे बैठे पेन और पेपर के मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। आपके घर के अंदर जो वायर है, वायर में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास वैल्यूज है तो। और इंजीनियर्स का काम क्या होता है? इंजीनियर्स का काम यही होता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। आपको पता है हमारे घर से जो ट्रांसफॉर्मर से जो हमारे घर तक, ये समझो आपका घर है, ओके, ये आपका बिल्डिंग है समझो, और ये बिल्डिंग में ये आपका घर है समझो, और यहाँ पे आपके बिल्डिंग का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है? ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, चलेगा? ये आपका घर है, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। तो ट्रांसफॉर्मर से वायर आता है घर के अंदर। Yes. घर से बहुत सारे डिवाइसेस में जाते हैं। तो ये वायर कितना पतला होना चाहिए, ये वायर कितना मोटा होना चाहिए, ये सब डिसीजन लेना पड़ता है। अब ये जो वायर है, ये जो वायर दिख रहा है सबको, ये वायर इतना ही मोटा क्यों है? आप देख सकते हो कि कुछ वायर पतले होते हैं, कुछ छोटा होता है ना, पतला है वायर, जबकि ये वायर मोटा है। चीजों का कैलकुलेट, ये क्या रैंडमली ऐसे ही कोई भी उठ के कर देता है? आपको क्या लगता है? ये सबके पीछे ना कैलकुलेशन होता है कि अगर ये वायर के अंदर से इतना करंट पास हो रहा है तो कितना हीट बनेगा, और उस हीट को वजह से वो मेल्ट तो नहीं हो जाएगा, तो मेल्टिंग नहीं हो जाना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग बड़ा बड़ा, अगर समझो ज्यादा करंट फ्लो करना है तो ज्यादा बड़ा वायर यूज करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये सारे क्या? चलो सबका ध्यान यहाँ पे। अभी टॉपिक एक बार वापस, इलेक्ट्रिक करंट में। चलो आगे बढ़ते हैं, सब लोग रेडी? हाँ, अच्छा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको
एक छोटा सा वो समरी दे देता हूँ जो पहले मैंने आपको सिखाया था, वो आपको यहाँ पे काम आएगा अभी। आपको ये टॉपिक याद है जो हमने पढ़ा था? Yes, sir. Yes. Yes, sir. याद है? Yes, sir. एनर्जी इन सर्किट, ये टॉपिक पढ़ा था ना। समझो ये मेरा सर्किट है, Yes, sir. यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा बैटरी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है और इसकी वजह से क्या फ्लो होगा? करंट। Electric current. और यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सर्किट में अगर मैंने आपको एनर्जी पूछा तो आप इजीली बता देते ना, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, है ना। वर्क डन हम लोग निकाल लेते V into Q, तो एनर्जी इज इक्वल टू V into Q। याद है आप लोगों को ये सारी चीजें? Yes. Yes, तो ये sir. सर्किट के अंदर एनर्जी कितना होता है? V into Q का एनर्जी होता है, राइट। अच्छा मुझे बताओ, देखो शायद आपको ये पता नहीं होगा, ये मैं मेरे से सुन लो आप लोग, ये जो है ना इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जैसे मल्टीमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये सब सुना होगा आप लोगों ने नाम, है ना। मशीन्स है जो हम लोग सर्किट के ऊपर अप्लाई करेंगे और हम लोग मेजर कर लेंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन ये चार्ज है ना, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। चार्ज इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्जेस होता है, तो हम लोग इसको मेजर नहीं कर पाते। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये प्रैक्टिकली वैलिड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको एक सर्किट दे दिया, आपको एक मैंने वायर दे दिया बैटरी लगा के और आपको बोला कि चलो इसका एनर्जी फाइंड करो। आप कितने टाइम तक ये चार्ज गिनते रह जाओगे यार? आपके पास फिर चार्ज मिलेगा ही नहीं। हर एक एटम के पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो मैटर में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज होगा। तो क्या आप हर एक चार्ज को गिनते बैठोगे क्या? नहीं। समझ में आया मैं क्या बोला? ममता मैडम आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, सबको समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ना मैंने आपको एक और टॉपिक सिखाया था जिसमें हम लोग ने पावर याद है आप लोगों को? पावर। Yes, sir. Yes, sir. पावर को हम लोग ने एक फॉर्मूला बनाया था, पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन वर्क डन को मैंने पहले आपको सिखाया था ना, वर्क डन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एनर्जी। Energy. समझ रहा मैं क्या किया यहाँ पे? Yes. आप सुनते जाओ, आपको आगे समझ जाएगा। तो अभी पावर को मैंने एनर्जी अपॉन टाइम लिख दिया, तो चलेगा आप लोग को? Yes. Yes. पक्का? यस। ओके। तो अगर एनर्जी को, ये टाइम को यहाँ पे लेके चला गया, तो पावर इनटू टाइम को अगर मैंने एनर्जी बोल दिया, किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं ना। अब ध्यान दो, अब सबका ध्यान दो यहाँ पे। ये जो पावर है इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास, V into I होता है पावर, ठीक है, ये बात करेंगे अपन, V into I। और ये जो टाइम है ये भी तो कैलकुलेट किया जा सकता है, ये तो मेजर किया ही जाता है ना। हमारे पास वॉच है तो बहुत सिंपली हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग पावर को भी मेजर कर लेंगे, टाइम को भी मेजर कर लेंगे, तो क्या एनर्जी मिल जाएगा इजीली? Yes. मतलब Yes, sir. ये ज्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है और ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। तो जब भी चैप्टर में हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करने की बात करेंगे ना, तो आप लोग हमेशा मुझे ये वाला फॉर्मूला बताओगे, पावर P into T. सॉरी एनर्जी इज इक्वल टू पावर Into time. टाइम। समझा क्या? Yes, sir. क्योंकि ये क्यों ज्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, क्योंकि वो सब चीजें मेजर किया जा सकता है यार। चार्ज को हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे बताओ, अब मतलब वो टॉपिक मैंने क्यों बताया आप लोग को, क्योंकि ये देखो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी, हीट इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। कैलकुलेशन ऑफ, टॉपिक का नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ हीट। Heat. बोलो बोलो बोलो, पार्टिसिपेट करो सब लोग। Calculation of Calculation of हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप लोग सुनते हो, कशिश प्लीज आप पार्टिसिपेट करो। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप सुनते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपके दिमाग में ये डायग्राम आता है क्या? एक रेजिस्टेंस है, Yes. एक बैटरी है हाँ. और ये हमारा सर्किट है। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा, तो जैसी पोटेंशियल डिफरेंस current flow होगा. करंट फ्लो होगा। वेरी गुड, यहाँ से करंट फ्लो होगा और वो होगा रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा।
तो ये करंट रेजिस्टेंस के अंदर से पास होगा तो ये रेजिस्टेंस अपने आजू बाजू में क्या फैला देगा, क्या फेंकेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ये डायग्राम सबको क्लियर है। इसी को हम लोग बोलते हैं ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द कन्वर्जन ऑफ electrical energy into heat energy. Conversion of electrical energy into heat energy is called as heating effect of electric current. अच्छा, तो ये डायग्राम सबको क्लियर है अभी? अगर मैं आपको पूछूं H क्या है, आप क्या बोलोगे? हीट रिलीज, हीट एनर्जी या फिर हीट रिलीज, है ना? R क्या है? रेजिस्टेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और क्या बच गया? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। चलो सब लोग लिखो यहाँ तक, ये बना लो, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लिखो सब लोग। सर रफ में लिखे। हाँ रफ में जल्दी लिख। रफ में इसलिए बोलता हूँ लिखने क्योंकि जल्दी लिख पाओगे आप, और बाद में फेयर में बनाते हो याद भी हो जाएगा आपको। हो गया? Done, sir. Done, sir. डन, ठीक है। चलो रुक जाओ सब लोग, अभी सोच समझ के बताओ ये टॉपिक से क्या हमको क्या कैलकुलेट करने वाले हम लोग? Heat. सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं मुझे हीट कैलकुलेट करना है, देखो हमेशा कोई भी डेरिवेशन समझने के लिए उसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी होता है, और लॉजिक आएगा उसके नाम से कि यहाँ पे हमको क्या लॉजिक है कि हमको हीट कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? हीट कैलकुलेट। अच्छा मुझे बताओ, हीट को मैंने एक एनर्जी बोला था ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला था ना मैंने? Yes, sir. अगर मैंने हीट को एनर्जी बोल दिया, इज इक्वल टू एनर्जी बोल दिया, तो क्लासरूम में किसी को प्रॉब्लम होगा क्या? नो Sir. दूसरा मैं क्या किया, देखो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसके इतना एनर्जी है वही तो हीट में कन्वर्ट होगा ना? Yes, sir. तो इसलिए मैंने पहला लॉजिक क्या अप्लाई किया कि हीट इज इक्वल टू एनर्जी। Energy. देखो आपको ऐसे ही याद रखना है, चीजें ऐसे ही समझा जाता है कि टॉपिक का नाम है हीट, कहाँ पे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बना लिया, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आया कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? मेरे को हीट कैलकुलेट करना है। बट आपको समझा हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ Form of energy. फॉर्म ऑफ मैंने क्या लिख एनर्जी। दिया? H इज इक्वल टू E। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। लिखो सब लोग, लिखो ये दोनों लाइन। हीट इज इक्वल टू एनर्जी, H इज इक्वल टू E। लिखो। Done, sir. ओके फाइन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं मेरे ये सर्किट के अंदर कितना एनर्जी है इसका मैंने कुछ फॉर्मूला सिखाया था क्या? P into T। P into T। एनर्जी इन द सर्किट का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में सिखाया था, सब लोग ने रिवीजन किया ना? आज मैं ओरल नहीं, Yes, सब sir. लोग ने रिवीजन किया, आई होप, ठीक है। तो एनर्जी इन द सर्किट का फॉर्मूला है अपने पास, दो फॉर्मूला है हमारे पास, एक तो है V into Q और दूसरा है पावर into टाइम। आप मुझे बताओ ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा है? V into Q दूसरा प्रैक्टिकल वाला। है या ये वाला? Second वाला. P into T वाला. श्रेया मैडम आपको समझ में नहीं आ रहा है? श्रेया Yes, sir. आपको नहीं समझा मैं क्या बोला? Understand, sir. सच्ची बोलो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? Yes, sir. बताओ मुझे, श्रेया सिर्फ श्रेया बोली, आप बताइए मुझे कि ये दोनों किसका फॉर्मूला है?
Energy. किसका एनर्जी? Electrical circuit. वेरी गुड। और मुझे बताओ ये दोनों में से ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा है? Second one. ओके, क्यों? We can easily find the energy. We can easily measure the terms, not find the energy. We can easily measure the term. We can easily measure power. We can easily measure time. जबकि चार्ज को मेजर करना थोड़ा होता है क्योंकि चार्ज इनफाइनाइट अमाउंट में होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. पक्का समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो। सर जब P इंटू टी इज इक्वल टू ई फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो पहला वाला हमने क्यों सीखा? हाँ चलो, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आप बोल रहे हो कि जब E इज इक्वल टू V इंटू क्यू एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्टली आप E इज इक्वल टू P इंटू टी अप्लाई कर दो, ये क्यों सीखा है ना? ऐसा पूछ लो। मुझे बताओ, हाँ हाँ ये जो पावर का जो फॉर्मूला था वो आया कहाँ से था? V into Q से। एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू क्यू था। हाँ हमने नया नया टॉपिक सीखा। कौन सा टॉपिक सीखा? पावर का फॉर्मूला सीखा। पावर। पावर क्या था? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन तो एनर्जी था। वर्क डन वाज इज इक्वल टू एनर्जी। यस। तो पावर का फॉर्मूला क्या निकला? एनर्जी अपॉन टाइम। ये बताओ, यस। क्या E इज इक्वल टू V इंटू क्यू नहीं पता होता तो आप यहाँ तक पहुंच पाते? नहीं नहीं पहुंच पाते। फॉर्मूला है वो यहीं से बना है मैडम। अगर ये नहीं रहा तो यहाँ पे अपन पहुंच ही नहीं पाते। आपको क्या लगता है ये सब सो के उठने के बाद साइंटिस्ट सीधा सीधा उठ के बता देते हाँ ये लो ये फॉर्मूला आपका? नहीं, वो लोग बेसिक चीजें को डिफाइन करते। ये एक्चुअली क्या है? ये डेफिनेशन था हमारा। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या फिर एनर्जी ऑफ पर यूनिट चार्ज, है ना? तो वहां से डिराइव किया है। ओके। तो हर एक चीज जो पढ़ते हैं हर एक का एक मतलब होता है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके फाइन। चलो, ये दोनों लाइन सबको समझा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मैंने हीट इज इक्वल टू एनर्जी लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी मुझे बताओ, एनर्जी का एकदम प्रैक्टिकल फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू Time. Power into time। Into time. ये सबको समझ में आया? यस। Yes. ओके वेरी गुड। एनर्जी इज इक्वल टू, नहीं आपको समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes। एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला आप नॉर्मली यूज करोगे? P into time। P into टाइम, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल है ना? ओके गुड। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो क्या मैं इसको यहाँ पे रख दूं, चलेगा आप लोग को? Yes sir। H इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा क्या? Yes. Yes sir। चलो लिखो यहाँ तक फटाफट। Done, sir. डन? ओके वेरी गुड। Yes. अब ध्यान दो सब लोग, हमारे पास ना ऐसा कोई डिवाइस इन्वेंट नहीं हुआ है जो डायरेक्टली पावर को मेजर कर देगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो इसमें से टाइम को मेजर करने के लिए तो अपने पास क्लॉक है, तो टाइम तो सीधा सीधा मेजर हो जाएगा, पर पावर सीधा सीधा मेजर नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को और तोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था, पावर का फॉर्मूला सिखाया था ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर कितना होता है ये सिखाया था ना मैंने आपको। Yes। Yes, sir. कितना होता है? V into I। V into V I। into I. ना? हाँ, ये डेरिवेशन सबने प्रैक्टिस किया है, राइट? सबको याद है पावर Yes, sir. V into I। इसका मतलब देखो, क्या मैं यहाँ पे पावर को V into I बोल दूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा क्या अभी? No sir। नो। क्योंकि हमको पता है ना इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला V into I होता है, हम लोग ने डिराइव किया था ये। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये कैसे दिखेगा? H इज इक्वल टू, क्या लिखूं बोलो? V into I into T। into I into T। ये करने के पीछे रीजन समझा ना आपको? हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो डायरेक्टली आपको पावर का वैल्यू देगा, नहीं। लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। इसको वोल्टमीटर बोलते हैं। वोल्टमीटर क्या करता है? आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके दे देता है। एमीटर होता है जो करंट को मेजर करके आपको दे देगा, आपके सर्किट में कितना करंट है। टाइम क्लॉक आपको बता देगा कितना टाइम के लिए रुका है। मतलब ये सारी चीजें अभी मेजरेबल हो गए ना? हाँ। Yes। Yes, sir.
तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे, आपको मैंने अगर समझो एक वायर दे दिया, आप क्या करोगे, एक वोल्ट मीटर लेके आओगे और एक एम्प मीटर लेके आओगे और दोनों को कनेक्ट करके वैल्यू निकाल दोगे वी और आई का, और टाइम का वैल्यू निकालोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर से कितना करंट हीट बाहर आने वाला है। समझ में आ रहा है? समझ में Yes, sir. क्या बता रहा हूँ करके? लिखो ये दोनों पॉइंट लिख लो। चलो, P is equal to V into I and H is equal to V into I into T. H is equal to V into I into T. होगा सर। हो गया? Done. अच्छा, अब सुनो, अब मेरी बात सुनो। अगर ये सर्किट देखो, ये सर्किट देखो सब लोग, ये सर्किट में V है, ये सर्किट में I है और ये सर्किट में R है। अगर आपको समझो यहाँ पे V है, I है, T है, अगर समझो आपको I का वैल्यू दिया ही नहीं है, आपके पास एमीटर है ही नहीं। एमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है, ठीक है? तो अगर आपके पास एमीटर था ही नहीं, मतलब आपके पास करंट का वैल्यू था ही नहीं, फिर भी आप हीट निकाल सकते हो। अगर आपके पास V और R होगा ना, फिर भी आप हीट निकाल सकते हो। पता है कैसे? किसी को ओम्स लॉ याद है क्या? ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद है सब लोग को? V is equal V to is IR. equal to IR. V is equal to IR. हमको B is equal to I है ना? अगर समझो मेरे पास I का वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, I को कन्वर्ट कर लूंगा V और R के टर्म में। कैसे? देखो, मैंने ये I को इधर ही रखा और ये R को V के नीचे लेके चला गया, इक्वल टू साइन है ना, तो मैंने क्या V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू I बोल दिया। चलेगा क्या? हाँ, चलेगा सर। yes, चलेगा। इससे क्या हो गया? देखो, इससे क्या हो गया, ये हमारा I है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने किसके टर्म में? H इक्वल टू V इंटू I को क्या लिखूं मैं? बोलो, I को क्या लिखूं? V upon R R इंटू T। ये क्या हो गया? H इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू T। चलेगा? yes, Yes, sir. ये हीट का दूसरा फॉर्मूला हो गया। हीट का तीसरा फॉर्मूला भी है। अगर आपको V को कन्वर्ट करना है I के टर्म में, तो I स्क्वायर RT बन जाता है। ऐसे अलग अलग फॉर्मूला कन्वर्ट। लेकिन आपको याद क्या, देखो अभी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हमने सीखा, राइट? आप क्या सब कुछ याद रखते बैठोगे? नहीं, आप सब कुछ नहीं याद रखोगे। आप क्या याद रखोगे? अब इधर तक याद रखोगे, इधर तक याद रखोगे आप। H क्या है? H मतलब हीट है। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है, राइट? जब भी मैं आपको पूछूंगा हीट कितना है, तो आप बोलोगे, आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए, H इज एनर्जी, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। इससे मुझे मिलता है H इज इक्वल टू V इनटू I इनटू T। आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जब भी मैं आपको पूछूंगा H क्या है, H इज इक्वल टू VIT, VIT, वेट, VIT। लेकिन अभी क्वेश्चन में, अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में कभी-कभी I नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे? आप ओम्स लॉ का मदद लोगे और कन्वर्ट कर लोगे। तो कन्वर्जन करने को याद नहीं रखो यार, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना हम लोग उतना बेटर है। तो पावर का फॉर्मूला H इज इक्वल टू VIT याद रखो, जो भी हम लोग डिराइव कर लेंगे, 2 मिनट का काम है बस। समझा मैं क्या बोला? yes, sir. 100%। Yes. क्या ये टॉपिक से हमने क्या सीखा पता है? अगर आपके इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपके वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस की वजह से कितना हीट जनरेट होगा, उसका वैल्यू निकल गया डायरेक्टली। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग सीधा बता सकते हो कि कितना करंट फ्लो होगा, तो उसकी वजह से कितना हीट जनरेट होने वाला है। ये सीधा सीधा आप बैठे बैठे बता सकते हो। समझा? लिख लो यार। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और ये ओम्स लॉ साइड में लिख के रखो बस। ओम्स लॉ V इक्वल टू I इनटू R, ऐसे कुछ लिख के साइड में रखो बस। Done, sir. होगा सर। क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो, अब मुझे चाहिए आपसे एक कमिटमेंट। देखो, आप टॉपिक समझ रहे हो, मैं कुछ स्टोरीज बता रहा हूँ, वो स्टोरीज समझ रहे हो आप लोग फॉर्मूला डिराइव भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता है ये फॉर्मूला आपके पास हमेशा याद रखने के लिए एक तरीका होना मांगता है आपके पास। तो आप क्या करो, ऐसा एक बुक लो,
छोटा सा 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, बस ज्यादा नहीं, खरीद लो ये, ठीक है। एक बुक लेना, हर लेक्चर में जितने भी फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी फॉर्मूलेज मैं डिराइव कर रहा हूँ ना, वो फॉर्मूलेज का नोट कर लेना। जैसे अभी तक हमने कितना फॉर्मूला किया है, देखो, एक तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला किया है, B इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं ये नोटबुक में आप क्या करोगे, पहला टॉपिक का नाम लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, उसके नीचे देखो डायग्राम हमेशा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले के बाजू में, तब क्या करोगे, ये बुक लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ये डायग्राम बनाओगे बाजू में और ये फॉर्मूला लिख लोगे, ताकि ये फॉर्मूला जो लिख रहे हो डायग्राम में दिखना चाहिए आपको। W मतलब क्या, Q मतलब क्या, B मतलब क्या, ये हो गया पहला वाला फॉर्मूला। फिर आगे बढ़ोगे, ओम्स लॉ लिखोगे टॉपिक का नाम, उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लोगे, V इक्वल टू I/R, और ये डायग्राम बना लोगे। ये काम करना है आपको, ठीक है। ऐसे अभी तक जितना सर सबका लिखना है, फॉर्मूलेज है वो सारे फॉर्मूलेज को आपको नोट डाउन करना है एक बुक में। और मेरे हर लेक्चर के पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला तो पढ़ोगे, फॉर्मूला तो रिवाइज करोगे ही, और वो कैसे आया उसका डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करोगे हर लेक्चर के पहले। तो क्या होगा, चैप्टर खत्म होते होते ना आपके दिमाग में सब कुछ एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। अभी जो कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है आपको, वो फील नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं जितना भी पढ़ाऊं आपको ही याद रखना है ना। मैं याद रख के आपको वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तो आप कब याद रख पाओगे, जब आप खुद से प्रैक्टिस कर पाओगे इसको। तो हर लेक्चर में आप ये नोटबुक बनाना छोटा सा, ठीक है, ये नोटबुक ले लेना, इसमें आप फॉर्मूला नोट करना, टॉपिक का नाम और डायग्राम नोट कर लेना, और हर लेक्चर के पहले आने से पहले डेरिवेशन प्रैक्टिस करके आना। मैं डेरिवेशन के बीच में से क्वेश्चन पूछूंगा आपको, जैसे आज के डेरिवेशन से मैं क्या पूछ सकता हूँ आप लोग को, मुझे बताओ हीट क्या है। आप ये नहीं बोले मुझे नहीं मालूम सर क्या बोल रहे हो आप, आपको बोलना पड़ेगा हीट इज एनर्जी। हीट इज एनर्जी, एनर्जी के कितने फॉर्मूले मैं पूछूंगा, आप बताओगे मुझे, 2 फॉर्मूले। 2 फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला है, P सेकंड वाला फॉर्मूला है, P into T. ये सारी चीज आपको बताने को आना चाहिए। मैं पूछूंगा आपको पावर का फॉर्मूला बताओ, तो आपको बताना चाहिए पावर इज V इनटू, VI. आपको पावर का फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ, आप बोलोगे पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहां से डिराइव हुआ फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, मतलब ये सारा कनेक्शन आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। करोगे इतना, Yes, sir. यस सर, पक्का? यस सर। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट था, ये जो भी है ये थ्योरी सीख रहे थे हम लोग। अब नेक्स्ट आता है फिजिक्स में थ्योरी के साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये न्यूमेरिकल क्यों सॉल्व करना है यार, क्यों करते लोग न्यूमेरिकल सॉल्व। देखो, हाउ मच टाइम टू राइट, अरे यार 1 टाइम, इट इज फॉर यू ओनली, किसी और के लिए नहीं, आपको ही वो लिख के नोट करके रखना है, किसी और को नहीं देना है वो, ठीक है। बस मेरे हर लेक्चर के आने से पहले रिवाइज करना है हर एक फॉर्मूला, मैं क्वेश्चनिंग करूंगा कभी भी, ठीक है। हाँ, सबका ध्यान यहाँ पे। अभी देखो, अभी जो भी हम लोग ने थ्योरी पढ़ा है, जो भी हम लोग ने थ्योरी पढ़ा है, इसको रियल लाइफ पे आपको कनेक्ट भी तो करने को आना चाहिए। इस न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, तो न्यूमेरिकल में क्या होता है एग्जैक्टली, जो भी थ्योरी हम लोग ने अभी सीखा है, जैसे पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ा ना हमने अभी, ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल। तो हमारा न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व करने का कुछ तरीका है, हम लोग पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल को कुछ टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे। नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, यस सर, जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको टाइप में डिवाइड कर लेंगे और फिर पढ़ेंगे। जैसे टाइप 1 न्यूमेरिकल, टाइप 1 न्यूमेरिकल है चैप्टर का, टाइप 1 न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम का, चैप्टर का, problems on power and Ohm's law, problems on power and Ohm's law। देखो, अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम, प्रॉब्लम के अंदर जाने से पहले ना आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे ये प्रॉब्लम को, ये टाइप 1 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज की जरूरत है। सबसे पहला फॉर्मूला है पावर, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है,
और ये करंट है। तो अगर मैं पूछा कि सर्किट में पावर कितना है तो आपको पता आना चाहिए, पावर का फॉर्मूला होता है V टू V आई into I. 2I. सबको पता है ये फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, इसके अलावा sir. आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V is equals V to equals to IR. into R। ये क्यों जरूरत है? जब आपके क्वेश्चन में V और I में से एक चीज नहीं दिया रहेगा और R दिया रहेगा तो आपको कन्वर्ट करने को आना चाहिए उसमें। कैसे होगा क्या होगा मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये वाले टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला ये फॉर्मूला याद है ना। ये पावर, ये क्या दिखाता है? ये पावर वाला फॉर्मूला क्या दिखाता है? पावर इज V into I। मतलब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना पावर है ना? कितना पावर है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिकल करंट कितना पावर है। सिंपल है। Yes. ओम्स ने क्या दिखाया था? ओम्स ने दिखाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां तक समझा है आपको? ठीक है। Yes. Yes, ये sir. यूनिट्स के बारे में। आपको एक और कंफ्यूजन कहां पे हो सकता है? यूनिट्स के बारे में। यूनिट समझता है क्या आप लोग? आपको पता है कि यूनिट्स क्या होता है? Measuring unit. मेजरिंग यूनिट Measuring हाँ। unit. कोई एग्जांपल दे सकते हो आप लोग मेरे को यूनिट का? किलोग्राम Kilogram, Centimeter, liters, meter, वेरी milliliters. गुड। ग्राम। जिसको नहीं मालूम सुन लो मेरी बात, जिसको नहीं मालूम वो लोग सुन लो। हमारे पास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। टाइम में पूछा आपसे क्या बोलते हो? टाइम सेकंड्स में बोलते हो ना, कितना टाइम हुआ? आप बोलते हो 1 सेकंड हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 आवर्स हुआ, 3 मिनट्स हुआ। तो ये सेकंड, मिनट, ये सब टाइम का यूनिट है। मैं आपका वेट पूछता हूँ तो आप किसमें बोलोगे? किलोग्राम, ग्राम। वो पत्थर कितने किलोग्राम का है? आप बोलोगे 5 किलो का है, 2 ग्राम का है, 20 ग्राम का है ना? तो ये सारी चीजें यूनिट होता है मास का। तो बोलने का मतलब क्या है? हम लोग इतना इंटेलिजेंट क्रिएचर्स है कि हम लोग ने हर एक चीज को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट दे दिया है। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि आज 3 लीटर का टाइम हुआ है। नहीं ना, अजीब लग रहा है वो। देखो मतलब आपने दिमाग में इतने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट को समझ के रखा है कि आपको हंसने को आ रहा है। बट हो सकता है अगर लोगों ने 3 लीटर रखा होता टाइम को तो आप 3 लीटर ही बोलते। बट हम इतना यूज हो गए, हमारे कॉमन सेंस के लिए वो इतना यूज है कि अगर मैं बोलूँ कि 3 लीटर का टाइम हुआ है तो नहीं समझ में आता है ना? तो बोलने का मतलब क्या है? इस दुनिया में हर एक चीज को मेजर करने का खुद का यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पावर को मेजर करने का यूनिट पता है क्या है? देखो यूनिट हमेशा डिसाइड करते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला से। फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं पूछा आपको पावर का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, आप क्या बोलोगे? P equal to W upon T वर्क डन पर Per unit time. यूनिट चार्ज टाइम। चार्ज कहां से आ गया यार? वो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मैं आपको पावर पूछ रहा हूं, पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये सब किया है हमने, प्रैक्टिस करो एक बार। और वर्क डन का यूनिट होता है, ये सब याद रख लो ठीक है? वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स। जूल जो साइंटिस्ट है उनके नाम के ऊपर दिया है। तो वर्क डन का यूनिट याद रखना पड़ेगा। वर्क डन को हम लोग हमेशा जूल्स में मेजर करते हैं। तो किसी ने पूछा कितना काम किया तो हम लोग बोलते हैं 5 जूल, 6 जूल, 7 जूल। और आपको पता है वर्क डन और एनर्जी सेम चीज है ना, इसलिए एनर्जी को भी जूल्स में ही मेजर करते हैं। आपने पानी को कितना एनर्जी से हीट किया? 5 जूल के हीट से मैंने एनर्जी दिया, 6 जूल का हीट दिया, 7 जूल का हीट दिया। तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स। मतलब ये एसआई यूनिट बता रहा हूं मैं, और भी यूनिट्स है, मतलब ये एकदम स्टैंडर्ड यूनिट्स है ठीक है? तो टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। मतलब पावर का यूनिट क्या हो गया? जूल पर Second. और आपको पता है इसी को बोलते हैं वॉट। इसी को बोलते हैं क्या? वॉट। बोलते हैं ना घर पे कितना, इतना वॉट का बल्ब है, उतना वॉट का बल्ब है, याद है? 0 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का। ये वॉट उस बल्ब को जलाने के लिए कितना पावर लग रहा है, उसका वैल्यू है। अभी सब चीजें क्लियर हो रहा है क्या? थोड़ा करके। Yes, sir. Yes, sir. तो रियल लाइफ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर। अपने आजू बाजू में जो भी चीजें हो रहा है उसको ही हम लोग सीख रहे हैं। तो आप डे टू डे लाइफ में इसको काउंटर करते रहोगे हर दिन। तो आपको अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पावर का फॉर्मूला और पावर का यूनिट याद रखना पड़ेगा। पावर का फॉर्मूला है V into I और पावर का यूनिट है जूल पर सेकेंड और वॉट।
सिमिलरली पावर का समझा सबको? Yes. एक और यूनिट याद रखो। V मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस ना। हाँ. का यूनिट होता है वोल्ट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। Volt. याद रखो। अगर मैंने पूछा कि मेरे बैटरी ने कितना वोल्ट अप्लाई किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, आपको बोलना चाहिए कि मेरे बैटरी ने 5 वोल्ट अप्लाई किया, 6 वोल्ट अप्लाई किया। तो न्यूमेरिकल में जब भी आपको वोल्ट आपको समझना है कि किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की। Potential difference. Difference. हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना, अरे घर का वोल्टेज कम हो गया। मतलब वोल्टेज क्या है? वोल्टेज तो एक यूनिट है। लोगों को एक्चुअली क्या बोलना चाहिए? Potential difference कम हो गया, का वर्क डन कम हो गया। समझ रहा है? लेकिन बट हम लोग लोकली इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे पास साइंस को लेके। लोग बोलते हैं वोल्टेज कम हो गया, उनको पूछना कभी क्या भाई वोल्टेज क्या होता है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपको पता है वोल्टेज किसको बोलते हैं? वोल्टेज एक यूनिट है। किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? चार्ज को लेके जाने के लिए वर्क डन लग रहा है। समझ रहा है? ये सब चीजें कनेक्ट हो रहा है, सारी चीजें। Yes. वोल्ट का यूनिट क्या, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट। इसको डिनोट करते हैं किससे? V से। सिमिलरली करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग A से। ये सारे नाम साइंटिस्ट के ऊपर होते हैं, ठीक है? एम्पियर भी साइंटिस्ट था तो उनके नाम पे हम लोग ने रख दिया। R क्या है? रेजिस्टेंस है। Resistance. ओम्स भी साइंटिस्ट का नाम है, तो नोट करके याद रखना है, ठीक है? ओम्स भी क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। तो ओम्स को ना ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ये कोई तो ग्रीक या फिर कोई तो वर्ड है यार, मेरे को ठीक से याद नहीं, ओमेगा है शायद, ये कोई तो लैंग्वेज में ओमेगा बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये ओम्स है, ओम ऐसे डिनोट करते हैं इसको। तो अगर आपको इतना चीज पता है ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप एलिजिबल हो। जब तक आपको इतना चीज नहीं मालूम है, आप कितना भी पढ़ लो, आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे टाइप 1 की। आपको नेक्स्ट लेक्चर में आते वक्त क्या करना है? क्वेश्चनिंग करूंगा, ये पावर का फॉर्मूला कहाँ से आया, पावर का फॉर्मूला क्या है, पहले ये पूछूंगा आपको मैं, फिर वो कैसे आया उसका फंडामेंटल फॉर्मूला पूछूंगा, तो आपको ये बताना है। इसमें वर्क डन क्या है तो आपको बताना है, वर्क डन इज V into Q। समझ रहे हैं? आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट रेडी करके आना है। सर PDF भेज देना। हाँ, PDF भेज दूंगा। PDF. और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बाद से नहीं आया है। क्या रेजिस्टेंस के बाद से PDF नहीं आया है। किसके बाद से? Electrical resistance. क्या बात कर रहे हो? यहाँ से नहीं PDF मिला आपको? No sir. ये लास्ट PDF था हमारा। ये भी नहीं था, यही नहीं दी। अच्छा, तो ये मिला है? हाँ, ये हाँ भी। सर. अच्छा, इसके बाद कोई PDF नहीं मिला आपको? नहीं सर. तो अब पढ़ के कैसे आए यार आज? सर वर्क डन का भी मिला था। एनर्जी इन हाँ सर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का मिला है। भिजवाया है यार, ये इलेक्ट्रिकल हाँ. भिजवाया है, ग्रुप पे चेक करो। इलेक्ट्रिकल वर्क डन तक मिला है सर। यहाँ तक मिला होगा ना आपको? हाँ, हाँ. उसके बाद नहीं मिला। ये मिला है क्या? एनर्जी मिला है? हाँ, हाँ ये भी energy मिला भी है. ये भी मिला है. ये मिला अच्छा, ये वाला मिला है? यहाँ से नहीं मिला. नहीं मिला। ओके, यहाँ से नहीं मिला ना, एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट से नहीं मिला है। ओके फाइन, ठीक है। आज भिजवा देता हूँ मैं यहाँ से। अब पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको तरीका बताऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है करके, ठीक है? लेकिन उसको सॉल्व करने को समझने के लिए आपको ऊपर का सारा बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचते बैठो, मैं आपको फॉर्मूला पूछूंगा पावर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, आपको बताना चाहिए P = V × I। आपको ओम्स का पूछूंगा, आपको आना चाहिए V = I × R। फिर यूनिट्स पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए। जब तक आप ये सब चीजें नहीं पता कर पाओगे, मैं आपको न्यूमेरिकल में आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो क्या आप लोग ये वाला नोटबुक मेंटेन करोगे? कमिटमेंट दे रहे हो मुझे? यस सर। मेंटेन करना, ओके? नोटबुक के साथ उसको पढ़ना, उसका डेरिवेशन करना कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या किया था हमने, वो सारे बेसिक्स में जाना, उसको सीखना, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबका ओरल लूंगा। इस लेक्चर में लिया नहीं मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा कवर करना था पोर्शन। चलेगा? Yes sir. यस सर। ओके निहित, सितेश, निमेश, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। पढ़ के आना अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलो, बाय बाय। Bye sir. Thank you.